हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं यशस्वी पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात दी है। इस प्रेरणा स्थल को बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया है। इस प्रेरणा स्थल की खास बात यह है कि इसमें उन 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं जो बीजेपी और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 3 महापुरुषों की मूर्तियों का प्रेरणा स्थल में लोकार्पण करने के साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी के संगठन में ऊर्जा का संचार करने की भी कोशिश की। इसके साथ ही प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के दौरान मोदी के विपक्ष को लेकर दिए बयानों से अब सियासी घमासान भी मच चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में बीजेपी को पूरी तरीके से अछूत बना दिया गया था, लेकिन बीजेपी का कल्चर ऐसा नहीं है। हम दूसरों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस की सरकारों में सिर्फ शाही परिवार के गौरव गान में स्मारक बनवाए जाते थे, लेकिन बीजेपी ने हर वर्ग के महापुरुषों का सम्मान किया। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जगहों को पंचतीर्थ के नाम से विकसित किया गया, तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को भी सम्मान दिया गया। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान दिया गया, लेकिन कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने अपनी अपनी सरकारों में सिर्फ परिवारवाद को ही प्राथमिकता पर रखा। पीएम मोदी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल से दिए अपने बयानों से एक तरह से यूपी में 2027 का शंखनाद भी कर दिया है और एक तरफ से इंडिया गठबंधन को निशाने पर रखकर जोरदार हमला भी बोला। तो पहले आइए पीएम मोदी के कुछ बयानों को सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट नावेद शिको। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टिंग एडिटर हमारे शेखर त्रिवेदी। इसके साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश शर्मा। लेकिन उससे पहले शेखर, आज एक बड़ा तोहफा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे देश को और साथ ही उन 3 विभूतियों को सम्मानित करने की कोशिश की गई है जिनसे पूरा देश
प्यार करता रहा है और राष्ट्र प्रेरणा स्थल क्या मायने रखता है, इन 2 लाख लोग जो वहां पहुंचे थे उन्होंने साबित कर दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज लखनऊ में घटनाक्रम हुआ है, इस जगह की और जो हुआ है उसकी, दोनों की बड़ी महत्ता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस जगह पर ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ये एक समय पे लखनऊ का डंपिंग यार्ड होता था और इतना ज़्यादा वहाँ पर विषैला कूड़ा डंप किया जाता था जिससे वहाँ की ज़मीन तक खराब होने लगी थी। 2017 में जब योगी की सरकार बनी, उसके बाद से वहाँ पर साफ सफाई का एक क्रम चालू हुआ और न सिर्फ साफ सफाई हुई बल्कि बसंत कुंज योजना उस जगह पर विकसित की गई और आज 65 एकड़ में ये पूरा परिसर, जिसको राष्ट्र प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया है, विकसित किया गया। 65 फीट ऊंची कांसे की पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये अपने आप में एक ऐसा स्थान और मौका है जहां पर लोगों को ये समझ में आएगा कि हमारी जो जगह हैं, जिनको हम डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, उन जगहों की महत्ता किस तरीके की है। और फिर सरकार के सामने ये एक उपलब्धि का मौका है जिसमें उसने एक ऐसे स्थान को साफ किया, वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनको कितनी दिक्कत परेशानी, उस इलाके से आप गुजर नहीं सकते थे। कई किलोमीटर, गोमती के ठीक बगल में ये इलाका है, वहां से और आप आगे तक जाएंगे कई किलोमीटर तक, आपको उसकी दुर्गंध और वहां का जो विषैलापन था वो आपको प्रभावित करता था, स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता था। लेकिन आज वहां पर जिस तरीके का डेवलपमेंट है, तो ये एक बड़ी चीज सामने से दिखाई देती है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आज जिन महान विभूतियों की वहां पर मूर्तियां लगाई गई हैं, उनके बारे में भी हमें समझना होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये एक समय पर नेहरू की जो सरकार बनी उसमें मंत्री हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के मसले पर मतभेद हुआ, एक देश दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, इसके साथ इन्होंने इस्तीफा दिया और उस क्रम को आगे बढ़ाया। अब आप आइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी मूर्ति लगी है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने गुरु गोलवलकर से 2 कार्यकर्ताओं की मांग की। उन्होंने 2 लोगों को जो दिया, उसमें एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन दोनों लोगों ने जनसंघ के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया और वहां से इन दोनों की जो जुगलबंदी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विजन था, उसको लेकर के जब चीजें आगे बढ़ती हैं, वही जनसंघ आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी बनता है। 2 से 200 तक पहुंचता है, 300 तक पहुंचता है, 350 तक पहुंचता है और आज तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सत्ता को लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी 90 के दशक में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री बनते हैं। 1 नहीं 3 बार बनते हैं, पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर पूरे 5 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई। न्यूक्लियर परीक्षण हुए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटल सरकार के खाते में जाते हैं, जो बीजेपी की पहली केंद्रीय सरकार मानी जाती है। वहां से एक क्रम चलता है और आज लखनऊ में, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद चुने गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने हार का भी मुंह देखा है और फिर जीते भी हैं। और जीतने के बाद भी उन्होंने इस तरीके से अपनी पूरी राजनीतिक दिनचर्या को बनाए रखा जिसमें वो भारतीय राजनीति में अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। उनके सम्मान में आज भी लोग उन्हें अटल जी ही कहते हैं। इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मोदी सरकार जब 2014 में बनी और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर जिस जगह से सरकार के 1 साल की कामकाज की उपलब्धियां गिनाई, जो अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, वो मथुरा का नगला चंद्रभान गांव था और ये वही गांव है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। जिस मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, कालीकट के सम्मेलन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस एकात्म मानव दर्शन को उस बैठक में रखा था और तब यह सिद्धांत सामने आया। अब यह सिद्धांत भी आप समझिए, उनका कहना था कि एक बिंदु ले लीजिए, देश के किसी भी हिस्से में एक व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति जो है वो एक बिंदु मान लीजिए। जब उस बिंदु को ध्यान में रख करके, उस व्यक्ति को ध्यान में रख करके आप अपनी योजनाओं को उस तक पहुंचाने का काम शुरू करेंगे तो उस व्यक्ति का विकास होगा, उस व्यक्ति के साथ साथ उसके घर परिवार का विकास होगा। जब उसका घर परिवार आगे बढ़ेगा तो अगल बगल के लोगों में भी एक वैचारिक शुद्धता आएगी, उनकी भी समरसता होगी
और वहां से उस गली मोहल्ले, शहर का, प्रदेश का, देश का, दुनिया का और ब्रह्मांड का विकास होगा, जिसको आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से जुड़ते हुए। एकात्म मानव दर्शन ये सर्पिलाकार इस तरीके का एक डायग्राम है, एक ऐसा दर्शन है जहां पर एक क्रम से पूरी व्यवस्था आगे बढ़ती है और उसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। वही सिद्धांत अंत्योदय का जो है, एकात्म मानव दर्शन का जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसी पर चलने का वादा भी करती हैं और दावा भी करती हैं, जिसका जिक्र आज नरेंद्र मोदी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो राजनीति में अजात शत्रु की तरह माने जाते हैं, लखनऊ से उनका विशेष स्नेह था, खाने पीने के बहुत शौकीन थे और आज जब 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है तो ये चीज लखनऊ से ही उन्हें समर्पित हो रही है और राष्ट्र के लिए ये एक प्रेरणा का स्थल बना है और ऐसी जगह पर बना है जो अपने आप में कभी देखने लायक भी नहीं थी। आज वो इतनी जीवंत है, यही इस दिन की और इस स्थान की और इन तीनों लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि, उपयोगिता और दर्शन है, जो आज लखनऊ में प्रेरणा स्थल के रूप में देश के सामने रखा गया है। नावेद शिकोह जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा। जिस तरीके से अभी शेखर ने बताया कि दुर्गंध आती थी, लोग आसपास के लोग परेशान होते थे, आज उसी को 2022 में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है और आज वो जगह 65 एकड़ में और 65 फीट 3 मूर्तियां बनाई गई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा नाम और दीनदयाल उपाध्याय का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम और जैसा शेखर जिक्र भी कर रहे थे, अंत्योदय की जो बात दीनदयाल उपाध्याय ने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात की थी कार्ड की, जिसको आज हम आधार कार्ड योजना के नाम पर जानते हैं, इस विजन को कितना ज्यादा जो ड्रीम था इन तीनों महान पुरुषों का, आज बीजेपी उसको किस तरीके से जनता के पास धरातल पर पहुंचा रही हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन संबोधन में कहा भी यही। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेरणा स्थल इसका नाम शायद इसीलिए है कि ये एक प्रेरणा बन के सामने आया है कि जिस चीज को त्याग दिया गया था, जहां कूड़े का ढेर लगा रहता था, जिस चीज की साफ, एक बहुत अच्छे बड़े प्रेमिसेस की साफ सफाई तक नहीं हो पाती थी, आज वो भारत की 3 महान विभूतियों की मूर्तियों के साथ एक प्रेरणा स्थल बन गया है। यानी प्रेरणा, जो देश को एक प्रेरणा देने वाले महापुरुष के हैं, महान विभूति के हैं, जिन्होंने जनसंघ को सींचा था और एक सपना देखा था कि कोई भारत की ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, जो इस देश में सत्ता करने की हैसियत रखता हो। ये 3 हस्तियों जिनका आपने जिक्र किया, जिनकी आज 3 मूर्तियां स्थापित हुई हैं, जिनका आज जिक्र हो रहा है, इन तीनों में ये वो लोग थे जिन्होंने जनसंघ की शुरुआती दौर के शुरुआती कदम ताल मिलाकर एक विचारधारा को, एक राजनीतिक दल को आगे ले जाने का काम किया था और एक लंबा सफर रहा, लंबा स्ट्रगल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे इन तीनों में शख्सियत थे जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक लंबी पारी खेली और एक बड़ी सफलता दिलाई। जो इन हस्तियों ने अब से 50, 60, 70 साल पहले एक सपना देखा था कि भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ, जो एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्र के प्रति, जो सद्भावना के प्रति, जो विकास के प्रति देश को आगे बढ़ाए, उस पार्टी को लंबा सफर लगा एक बहुमत की सरकार में आने का और वो मील का पत्थर साबित हुए नरेंद्र मोदी, जो आज देश में भारतीय जनता पार्टी को इस हैसियत में ले आए हैं कि वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे मजबूत सत्ता है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये सपना हुआ करता था इन लोगों का और इसमें सबसे बड़ा जो सफर था वो अटल जी का रहा, जिन्होंने इस सपने को साकार करने तक का सफर तय किया और वो खुद प्रधानमंत्री बने। जी मुख्य बात यह है कि अटल जी के बारे में खास एक प्यार इसने लखनऊ वासियों का है और उन्होंने ये दिखाया भी, लगातार वो जीते। यहां लखनऊ के लोग ये बात कहते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्ती सांसद रहे इतने साल तक। और कई कारण रहे,
उदारवाद की जब बात की जाएगी तो अटल जी का नाम आएगा। जिस पार्टी पर तमाम आरोप लगे, संकीर्णता के, सांप्रदायिकता के, कटुता के, उस पार्टी में सबसे बड़ा देश का उदारवादी नेता अटल बिहारी कहा जाएगा, जिससे विरोधी दल भी प्यार करते रहे। वो अल्पसंख्यक वर्ग जिसके बारे में धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट नहीं देते, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, उस अल्पसंख्यक वर्ग, उस मुस्लिम समुदाय में भी अटल जी को सिराकों पर सम्मान दिया गया, उनको वोट भी दिए। और अटल जी के प्रति मुस्लिम समुदाय में भी एक स्नेह रहा, सम्मान रहा उस समुदाय को, जिससे भारतीय जनता पार्टी की दूरी बताई जाती है कि रही लंबे समय तक। अटल जी वो हस्ती थे। अटल बिहारी वाजपेयी ना सिर्फ एक राजनेता थे, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान थी। एक कवि के तौर पर पत्रकारों में अटल जी को लेकर एक बहुत बड़ा स्नेह है, सम्मान है, क्योंकि पत्रकार बिरादरी को भी लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जिसने पत्रकारिता का नाम इस कदर रोशन किया कि ना सिर्फ वो प्रधानमंत्री बने, बल्कि वो दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पे उभरे। एक साफ सुथरी छवि वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सत्ता का कोई मोह माया नहीं है, जो कतई भी एक सीट से, एक नंबर से सत्ता को त्यागने के लिए राजी है, लेकिन मैनेजमेंट का उसके अंदर ना गुण है और ना वो किसी तरह की लाइजनिंग के जरिए, किसी तरह के लॉबिंग के जरिए वो अपनी सत्ता बचाना चाहता था। ऐसी उनके पॉलिटिकल ग्राउंड पर अगर गौर करिए तो ऐसी चीजें निकल के आएंगी, शायद ही देश की राजनीति में इतनी बड़ी कोई शख्सियत हो जिसके लिए ना प्रधानमंत्री का कोई पद था, ना इसके लिए कोई कटुता थी, ना जिसके लिए कोई ऐसी भावना थी जहां निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो, परिवारवाद से जुड़ा हुआ हो। तो अटल जी एक ऐसी शख्सियत है, ना सिर्फ उनको पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाएगा, ना सिर्फ यही कहा जाएगा कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का लंबा सफलता का सफर तय करने वाले एक बड़े राजनेता, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी उसका बड़ा नाम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उस व्यक्ति ने एक ईमानदारी की पत्रकारिता को आगे बढ़ाया और पत्रकारिता के पेशे को इतना बड़ा सम्मान दिया कि आज भी पत्रकार इस बात को फख्र से कहते हैं कि अटल बिहारी जी जैसे नेता जिनका दुनिया में एक नाम है, वो हमारे क्षेत्र से निकल के आए थे, वो पत्रकारिता करते थे, वो लेख लिखते थे। तो ये खास तौर से लखनऊ के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन। दिनेश जी, 3 महापुरुषों की का आज हम जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े खुले भाव से ये जिक्र किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, जैसे शेखर ने कहा कि नेहरू के सामने आकर के खड़े हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी का हम जिक्र करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। और बात दीनदयाल उपाध्याय की भी की जाती है, जहां पर उन्होंने अंत्योदय की बात की थी। किस तरीके से इन महापुरुषों को आप देखते हैं, और खासतौर पर लखनऊ का बड़ा जिक्र हो रहा है क्योंकि लखनऊ दिल में बसता था अटल बिहारी वाजपेयी के। जी, अटल जी का जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, सामाजिक कैरियर है, या आप कहेंगे कि साहित्य क्षेत्र से जो उनका लगाव, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उसकी चर्चा अभी शेखर जी ने की और नावेद ने की थी। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने जो जो विचार व्यक्त किए हैं वो अपने में बहुत ही उत्कृष्ट विचार हैं। ये बात सच है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जा रहा है और उपाध्याय जी का नाम लिया जा रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया जा रहा है, ये उस दौर के सनातन धर्मी और उस दौर के एक हिंदुत्ववादी चेहरे के साथ सामने आए थे देश के कि जब इनका कोई नाम भी नहीं लेता था, केवल एक सांसद लोकसभा में हुआ करता था। आज ये बात सच है कि एक दौर ऐसा आया कि जिसने एक इतना बड़ा अवसर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि शायद उसके भी परिणता आपको जहां और लोग मिलेंगे वहां पर नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी को अटल जी गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किए होते तो शायद आज हम इतनी बड़ी उपलब्धियों का गुणगान नहीं करते। ये बहुत बड़ा योगदान है अटल जी का भारतीय राजनीति के अंदर। उन्होंने एक ऐसा चेहरा इस देश को दिया जो इस समय पूरे विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ रहा है। पर मैं एक बात और भी कहूंगा
ये समय बहुत पहले आ गया होता। जो आज देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, या जो महापुरुषों के सम्मान की कल्पना कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, ये अवसर बहुत पहले आ गया होता। एक गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई थी और उस गलती का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भोगा। ये मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं। मैं उनको बहुत मानता हूं, मेरे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान है। और जो आप हम उपलब्धियों को चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको जानकारी जिस तरह से भी संकटकालीन समय में भी शांति प्रिय तरीके से बगैर किसी आक्रोश के अपने को समाज के अंदर स्थापित किया। हमें वो दिन याद है जब एक वोट से सरकार गिरी थी और मायावती ने कहा था मैंने बदला ले लिया है बीजेपी से, लेकिन अटल जी का एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो मायावती के विरुद्ध जाए। और एक दौर ऐसा आया कि जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया, सारी भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि अटल जी जो फैसले लेंगे उनमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। लेकिन वो ऐसा फैसला था उस दौर में कि मायावती के तंबू उखड़ गए और भाजपा के तंबू उखड़ गए। उसके बाद से लेके अब तक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को रिफॉर्म किया, किस प्रकार से देश के अंदर उन्होंने एक ऐसी विचारधारा स्थापित की जो सरकार का कारक बनी। ठीक है, अटल जी को इसका श्रेय भी दिया जाएगा। जी ठीक है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी को लाने का फैसला। ठीक है, तमाम जन संबोधन आज सभी के आए हैं। पूरे देश में आज अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को याद किया जा रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और हो भी क्यों ना, इन महापुरुषों ने सपना देखा था और अब सपना किस तरीके से आधुनिकीकरण में बदल रहा है, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऊर्जा का संचार किया है। पूरे देश में भी 370 का भी जिक्र आया है। सुनाते हैं आपको कि आखिर 370 की दीवार कैसे गिरी, उसके बाद चर्चा की आगे बढ़ाएंगे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी के भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग
एक नया भविष्य लिख रहे हैं। कभी यूपी की चर्चा खराब कानून व्यवस्था को लेकर होती थी, आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। आज यूपी देश के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, ये दुनिया में यूपी की नई पहचान के प्रतीक बन रहे हैं। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसे आधुनिक निर्माण उत्तर प्रदेश की नई छवि को और अधिक रोशन बनाते हैं। साथियों, हमारा उत्तर प्रदेश सुशासन, समृद्धि, सच्चे सामाजिक न्याय के मॉडल के रूप में और बुलंदी हासिल करे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बधाई। दिनेश जी, आज जन संबोधन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें की हैं और उसमें जो हाईलाइट निकल के आया है वो 370 का जो मुद्दा रहा था, वो दीवार गिराने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया गया, ब्रह्मोस का जिक्र किया गया और साथ ही डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश एक हब बनता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि उनका कार्यक्रम लखनऊ में है, तो वो उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं और जो राष्ट्र की उपलब्धियां हैं उनका देश के सामने जरूर बखान करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक डोमिनेट करता है पूरी पॉलिटिक्स को। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है, जो विकास का वातावरण है, जो कानून व्यवस्था का वातावरण है, उसको जो एक अवसर, उसको जो एक चिंतन दिया है वो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। उन्होंने एक प्रचंड शासनकर्ता के रूप में, जो अब तक इससे पहले बहुत कम देखा गया, इस रूप में उन्होंने ये जो बसंत कुंज का इलाका है उसको किस प्रकार से विकसित किया। अभी चर्चा की ना इसकी कि वहां पर कूड़े के ढेर हुआ करते थे, ऐसा और जगहों पर भी लखनऊ में करने की तैयारी चल रही है इन लोगों की। लेकिन ये सब कुछ जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है उसकी एक आवाज सुनाई देती है। जैसे कि आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का उन्होंने श्री गणेश कर दिया है। इस प्रकार की और बहुत सी परियोजनाएं अभी आपको देखने को मिलेंगी जो विकास से संबंधित है और जो महापुरुषों के गौरव करने से संबंधित है। इस बात की चर्चा पूरे दूर तक होगी कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन महापुरुषों का सम्मान किया है जिनको अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो शायद वो बिल्कुल इतिहास के पन्नों से गायब हो गए होते। आज के इस संबोधन से ये बात सिद्ध होती है कि उन्होंने दो तरफा बात, दो जगह दो चीजें की हैं। विकास की चर्चा की, 370 की चर्चा इसलिए की कि इससे राष्ट्र को एक अवसर मिला कि वो एकीकरण है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 370 का हटाना बहुत जरूरी था। लोग डराते थे, कहते थे कह रहे साहब 370 हटाना बहुत मुश्किल काम है, यूएन ये कर देगा, यूएन वो कर देगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको सिद्ध कर दिया कि कोई कुछ नहीं करेगा। भारत किसी यूएन से नहीं चलता है, भारत भारतीयता से चलता है, भारत के फैसलों से चलता है। वो फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए जिसकी प्रेरणा उनको अटल बिहारी वाजपेयी से मिली। जी ठीक शेखर, 370 धारा का जिक्र किया जा रहा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस दौर में जो सपना देखा था और आज जब जन संबोधन सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं सपनों की भी बात की जाती है। 3 महापुरुषों ने जो सपने देखे उसमें 370 एक बड़ा, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रही थी तो मैनिफेस्टो में भी 370 का लगातार जिक्र किया जा रहा था। किस तरीके से आप इसको देखते हैं आज जब हम कश्मीर देखते हैं, जब हम जम्मू देखते हैं, श्रीनगर देखते हैं, पर्यटन कितना ज्यादा बढ़ा है? देखिए, जो धारा 370 का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और हमारे इसी लखनऊ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने न तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ा होगा, ना वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में गहराई से जानते होंगे। अटल जी केवल लखनऊ के सांसद भर नहीं रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उनका व्यक्तित्व है और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितनी विशाल ये प्रतिमाएं लगी हैं
उनसे मिलने वाली प्रेरणा उनसे कहीं ज़्यादा बुलंद है। तो इसलिए हमको आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें इस बात को समझना भी होगा। ये 1952 में 51 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक आंदोलन शुरू किया और वो गए बाकायदा जम्मू कश्मीर। उनका जो निधन हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो भी जम्मू कश्मीर की जेल में ही हुआ। और वो पूरा आंदोलन इसलिए था कि एक देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, धारा 370 को हटाने की ही मांग थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी उस समय उनके साथ में थे, उनके साथ में रहते हुए उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र अपनी जो उनका लिटरेचर है उसमें भी किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो निधन हुआ वो भी धारा 370 हटाने की मांग को लेते हुए जम्मू कश्मीर के जेल में ही हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ से और आगे बढ़ती है, वहाँ उसके कोर प्लान में ये बात हमेशा से शामिल रही, उसके मैनिफेस्टो में शामिल रही। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा केंद्र में सरकार बनती है, उस समय पर धारा 370 को हटा दिया जाता है, 35A को हटा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो जम्मू कश्मीर हम देख रहे हैं, इसमें वास्तविकता यही है कि न तो उस जगह का कोई अपना झंडा रह गया है, ना वहाँ पर कोई ऐसा अलग से प्रावधान रह गया है जिससे वो भारत से डिटैच हो सके। इसके साथ ही अब वही व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू है जो बाकी के हिंदुस्तान में लागू है। केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेती है उसको जम्मू कश्मीर को लागू करना होगा, वरना धारा 370 के आड़ में बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे जिसको जम्मू कश्मीर अपनी तरीके से ट्रीट करता था, अपनी तरह से वहाँ पर लागू करता था। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने बलिदान दिया है धारा 370 के लिए, आज उनकी आत्मा भी प्रसन्न हो रही होगी जिस दिन वो धारा 370 को खारिज किया गया, हटाया गया संसद के जरिए। और इसके साथ साथ आज जो एक प्रेरणा स्थल के रूप में उनकी उस बात को गंभीरता के साथ में सामने रखा गया। इस प्रेरणा स्थल में जो अंदर जगह बनाई गई हैं उसमें एक ऐसी जगह भी है जहां पर डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से या फिर जो इन लोगों ने काम किए हैं जिसको संग्रहालय कहा जा रहा है, तो वहां पर ये सारी चीज़ें प्रदर्शित भी की गई हैं। लोग जाएंगे, देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक पूरा इतिहास, एक पूरा कल्चर जो आज भारतीय जनता पार्टी का है उसके बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होते हैं। ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि जिस बात का जिक्र मोदी ने किया भी कि भाई एक ही परिवार के सारे जो अब तक खाती रही हैं वो उस तरह से रही हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान रहा है, जो उनका बलिदान रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर इंगित किया गया है। इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानव दर्शन, एक अंत्योदय के ऊपर जो अपना नीतियों को बनाती है, उसको क्रियान्वित करती है, चलाती है, उन चीज़ों को लेकर के दीनदयाल जी की भी यहाँ पर जिस तरीके की प्रतिमा लगाई गई है, उनके बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विज़न था और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पूरा संगठनात्मक ढांचा था जिसको कैरी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी 90 के दशक में प्रधानमंत्री बनते हैं, उस चीज़ का पहला इम्प्लीमेंटेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रसास्वादन क्या होता है, इसको 90 के दशक में देश ने पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और बाद में पूरे 5 साल देखा है। वहां से एक सिनेरियो चेंज होता है, पूरे भारत को ये समझ में आता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी सरकार बना सकती है जो सबको साथ में लेकर के चल सकती है। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ में भी ये मिल करके काम कर सकते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे उस समय न्यूक्लियस पॉइंट बन करके उभरे जिन्होंने न सिर्फ अलग अलग दलों को बांधे रखा बल्कि एक ऐसी राजनीति में परिपाटी शुरू की जहां पर क्षेत्रीय दलों को भी केंद्रीय नेतृत्व में ऐसा स्थान मिला जहां से वो अपने फैसले ले सकते थे, जहां से अपने क्षेत्र का विकास कर सकते थे, जहां से वो अपनी चीजों को केंद्र सरकार में चूंकि शामिल थे इसलिए सीधे सीधे उस चीज को देश के हित में जोड़ते हुए, अपनी नीति बताते हुए, एनडीए की नीति बताते हुए बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में सामने से रख करके और देश को
दिशा दे सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसमें ममता बनर्जी का भी नाम आएगा, जो आज भले वो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं लेकिन वो बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग, जयललिता का समर्थन था, उन्हीं के समर्थन हटाने से गिरी भी थी सरकार। सोज जो कश्मीर के नेता हैं, उनके एक वोट ना देने की वजह से वो सरकार गिरी थी। आज जिस तरीके से देश में अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां अपनी बात को, चंद्रबाबू नायडू बहुत लंबे समय के बाद वापस एनडीए में या बीजेपी के साथ में आज केंद्र में दिखते हैं, उसका खामियाजा भी उन्होंने भुगता जब वो अलग हुए। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सामंजस्य बिठा करके और लगातार आगे बढ़ते हुए इस देश को एक अलग दिशा और अलग महत्व की अपनी राजनीतिक महत्ता को भी बताते हुए बढ़ते रहे। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शेखर, और मदन और मालवीय का भी जिक्र आया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो और तमाम बड़े नेता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी नया नवेला पंकज चौधरी के रूप में मिला है बीजेपी को, तो फिर परिवारवाद का जिक्र कैसे नहीं होगा। शाही परिवार का जिक्र भी हुआ, जो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं हमला बोलने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में भी जो परिवारवाद का गढ़ माना जाता है उस पर भी चर्चा की गई। ये बाइट सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया, और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। दिनेश जी, सम्मान देने की बात बीजेपी कर रही है। ना सिर्फ प्रणब मुखर्जी का जिक्र हुआ यहां पर, और इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया गया, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से खत्म करने का काम, विरासत को खत्म करने का काम अम्बेडकर को किया, तो कहीं ना कहीं इसमें अब राजनीति भी गर्मा गई है। सर, राजनीति तो होना स्वाभाविक है। जितना भी कुछ हो रहा है वो सब राजनीति के ही इर्द गिर्द तो है। हम एक बात कहना भूल गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान है, जिसको हम अभी चर्चा में नहीं ला पाए, जिसके कारण भारत का मकसद विश्व समुदाय के अंदर बहुत ऊंचा हुआ, वो था न्यूक्लियर टेस्ट। भारत परमाणु शक्ति बना। विश्व समुदाय की आलोचनाओं के बावजूद भारत ने यह काम किया जिसकी प्रेरणा अटल बिहारी वाजपेयी
थे। सच कहा है, वास्तव में अटल जी भी कहा करते थे कि रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हुए हैं हमारे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कही थी कि जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते रोते हैं। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है तप में, जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इस उत्साहपूर्ण प्रेरणा जो उनको रामधारी सिंह दिनकर से मिली, वो उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से लागू किया। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और इसका परिणाम यह है कि विश्व समुदाय भारत की तरफ देख रहा है, भारत की शक्ति का एहसास कर रहा है, भारत के साथ कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि ये सब कुछ इसी प्रेरणा से हुआ है। आज दो लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने राष्ट्र की शक्ति के लिए आज जो कुछ भी काम किए हैं वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ। ठीक है शेखर, परिवारवाद का जिक्र हुआ है आज, और कहीं ना कहीं दो टूक में प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि बीजेपी का कल्चर ये नहीं है, बीजेपी सम्मान देना जानती है, और कहीं ना कहीं आरोप भी अब लगाए गए हैं बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कि उन्होंने ना सिर्फ अंबेडकर की विरासत को खत्म किया, बल्कि बीजेपी के जो तमाम, चाहे जनसंघ की हम बात करते हैं, तमाम ऐसी विभूतियां थी जिनको कभी ना कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जिनको हम आक्रांता कहते हैं, आज भी उनके नाम पर सड़कें मौजूद हैं। हाँ। और ये सिलसिला दिल्ली में प्रधानमंत्री और पूरा जो मंत्रालय है, जो हमारी पूरी सरकार बैठी है, उसकी नाक के ठीक नीचे से शुरू हो जाता है। बाबर रोड भी है, हुमायूं रोड भी है, अकबर रोड भी है, ये भी है, वो भी है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें इस तरीके की आप सामने से देखते हैं, या तो आप ये मत कहिए कि फिर वो आक्रांता थे, और अगर आक्रांता थे तो इसको जड़ से आप खत्म कर दीजिए, उन सड़कों का नाम आप बदल दीजिए, ले दे करके उस पूरे सिनेरियो में, उस जगह पर, उस पूरे इलाके में एक आपको अशोका रोड मिलेगी जो सम्राट अशोक के नाम पर है, और उस रोड पर आप चलेंगे तो उसमें आपको एक फील आ सकता है कि हाँ, ये किसी हिंदुस्तानी के नाम पर यह सड़क तैयार की गई है, इसका नाम है। इसी तरीके से जब 47 में हमारे देश को आज़ादी मिली और वहाँ से जो सरकारों का सिलसिला शुरू होता है, ज़्यादातर समय ऐसा रहा है जब कांग्रेस का ही शासन रहा है, और उस शासनकाल में ज़्यादातर समय ऐसा रहा है जब गांधी नेहरू परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है। एक लाल बहादुर शास्त्री और उसके अलावा एक समय पे नरसिम्हा राव। इसके अलावा गांधी परिवार, नेहरू परिवार का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में देश में जाना गया है, और उसी की सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। अब जब ये व्यक्ति बैठे हैं तो उसके बाद जो आप एजुकेशन सिस्टम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने ये किया, नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो ये सारी भाई सरकार है, तो सरकार धीरे धीरे अगर कोई क्रम विकसित हो रहा है तो उन चीज़ों का जिक्र वो करेगी, उसका वो चीज़ें आएंगी। लेकिन पूरे देश में आप इस तरीके से उसकी छाप छोड़ने की कोशिश करें, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा हो जाता है। अब आप देखिए कि एक राजीव गांधी चौक, फिर इंदिरा गांधी चौक, ये मैं कनॉट प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो जब नाम बदला गया तो कोई दूसरा नाम भी हो सकता था, तीसरा नाम भी हो सकता था, किसी और महापुरुष के नाम के साथ में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, बहुत सारे लोग क्रांतिकारी रहे हैं, उनके नाम पर आपको ढूंढने से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस मामले में मैं मायावती की भी तारीफ करूंगा कि मायावती का जब भी शासन उत्तर प्रदेश में आया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का नाम लिया, उन्होंने ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां लगवाई, ऐसे चौराहे विकसित कराए। आज भी जो हम नया लखनऊ देखते हैं उसकी सबसे बड़ी शिल्पी खुद मायावती हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, और इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं कह रहा हूं। चाहे वो आप लोहिया पथ जिसको आज आप कहते हैं उस पूरे इलाके का हो, गोमती के उस हिस्से को पूरा डेवलप करने का, या फिर आप जब लखनऊ में कानपुर की तरफ से आते हैं वो पूरा जेल रोड जिसको आप कहते हैं,
ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मायावती का जो विजन था, जिस तरीके की उनकी अप्रोच थी और जिस तरीके की उनकी प्रशासनिक पकड़ थी, जिस तरीके से वो प्रशासन से काम लेती थी, ये उसका नतीजा है कि बहुत सारा विकास उन जगहों पर देखने को मिलता है, वरना लोग सड़कें चौड़ी करने भी नहीं देते थे। तो इस तरीके की भी स्थिति, और वहां पर जो दलित समाज से आने वाले बहुत सारे महापुरुष हैं, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे वो लक्ष्मण देव हों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मायावती ने न सिर्फ स्थापित किया बल्कि उनको पूरा सम्मान भी दिया। केवल लखनऊ में अंबेडकर उद्यान नहीं बना है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उद्यान बने हैं जहां पर अलग अलग लोगों की, महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं। लोग जाते नहीं है, देखते नहीं। कांशीराम का भी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। अगर उनकी मूर्ति लगी तो लोगों को जानना चाहिए कि आखिर कांशीराम ने इस देश के लिए, उस समाज के लिए क्या किया है। ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आगे बढ़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। वो बिरसा मुंडा को भी याद करती है, सोलदेव राजभर को भी याद करती है, वो महाराणा प्रताप को भी याद करती है, वो शिवाजी को भी याद करती है, बिरसा मुंडा को भी याद करती है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करती है, दीनदयाल और मुखर्जी को भी याद करती है। तो ये जिस तरीके का एक कल्चर पूरे देश में डेवलप हो रहा है, ये जरूरी था जी। लोगों को ये नहीं पता है कि जब आजाद हिंद फौज बनी और नेताजी ने जिस जगह पर झंडा फहराया जाकर के उस फौज ने क्या किया, आज अगर उनके नाम से उस द्वीप का नाम रखा जाता है तो कम से कम इतिहास के पन्नों में ये चीज दर्ज तो हो रही है। वीर सावरकर को लेकर के जितनी कंट्रोवर्सी फैलाई जा सकती है वो तो फैलाई जाती है, लेकिन वीर सावरकर का इस देश में क्या योगदान है हमारी पीढ़ियों को पता है क्या? तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं और इस तरीके के स्मारक बनते हैं, इस तरीके के स्थल बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अजातशत्रु जब सामने आते हैं, जिनका राजनीति में एक ऐसा कद हो जाता है जो अक्रॉस द पार्टी लाइन चलता है, उनकी एक बात पर लोग अपनी बात मानने को, अपनी बात से झुकने को तैयार हो जाते हैं, तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है उस पार्टी के लिए जिसके ऊपर एक विशेष प्रकार का ठप्पा लगा करके विरोधी दल अपनी राजनीति करते रहे हैं। क्योंकि बीजेपी हमेशा यह कहती है कि हम सबके साथ सबके विकास के रूप में काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू हितों की भी बात करनी हमें पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए इस देश धरती से इतर दुनिया में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। अगर हमें इस देश से खदेड़ा जाएगा तो हम बाहर जाए, जहां भी जाएंगे वहां शरणार्थी कहलाएंगे। तो इस अप्रोच के साथ में जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो वहां पर ये एक प्रेरणा स्थल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। चुनावी संकनात की भी बात की जा रही है और बहुत सारी योजनाओं का भी जिक्र आज पीएम मोदी ने अपने जन संबोधन में किया था। चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, आधार कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान योजना की बात करते हैं, जीवन ज्योति योजना की हम बात करते हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। शेखर, सियासी तौर पर क्या मान लिया जाए, क्योंकि दिनेश भी अभी यही बता रहे थे, दिनेश जी, की 2027 का अब रोड मैप तैयार हो चुका है। अब जनता के बीच में योजनाओं के तहत पहुंचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई भी सरकार रहती है, सरकार आके जनता के बीच में क्या बताएगी? वो बताएगी अपनी उपलब्धियों को ही और अपनी योजनाओं को ही। उन योजनाओं का कैनवास कितना बड़ा है, वो कितने लोगों तक उस योजना के जरिए लाभ पहुंच रहा है, ये एक बड़ी बात होती है। मसलन आप मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार में अगर कोई योजना चलती थी, उसका लाभ 20 या 25 करोड़ परिवारों को मिलता था तो या लोगों को मिलता था, तो आज बीजेपी का क्लेम है कि उसी योजना पर वो 90-95 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचा रही है। तो इस तरीके के जब क्लेमेंट होते हैं, जब इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के लाभार्थी दिखाए जाते हैं, तो फिर उस सरकार को, उस पार्टी को, उस पार्टी के नेताओं को एक माइलेज मिलता है जिसके जरिए वो जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हैं। इसके साथ साथ आज अटल बिहारी वाजपेयी का तो जन्मदिन है ही, पंडित मदन मोहन मालवीय को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस देश में शिक्षा को लेकर के एक ऐसा मापदंड, एक ऐसा पैमाना खड़ा कर दिया जहां पर हैदराबाद के नवाब का जूता जो उनको उस विश्वविद्यालय को खड़ा करने के लिए नवाब ने दिया था, उसको भी बाहर लटका दिया, उसका भी इस्तेमाल कर लिया कि इस विश्वविद्यालय को किसी की नजर न लगे। तो ये अपने आप में जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और इसके साथ साथ जो दिन है आज का, वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, भारतीय राजनीति के लिहाज से भी, सांस्कृतिक लिहाज से भी और उत्सव के लिहाज से भी। जी दिनेश, आखिरी 30 सेकंड में जरा ये बताइए कि जिस तरीके से राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 2 लाख लोग कहा जा रहा है कि आज पहुंचे थे, लेकिन वहीं कल अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी जो नाराजगी थी वो ये थी कि बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
क्या कहेंगे? ये आरोप चलते रहते हैं। अखिलेश जी ने क्या कहा कुछ ज्यादा उसकी महत्ता नहीं है। हाँ। आज लोगों ने, आज देश में, प्रदेश में लाइव कार्यक्रम देखा है जो प्रेरणा स्थल पर हुआ है, तो वो अपने में उसकी संख्या 2 लाख भी कह सकते हैं, 20 लाख भी कह सकते हैं, 1 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग इससे प्रभावित थे। और आज जो पूरा लखनऊ इसके आगे पीछे ही था, तो अखिलेश यादव जी के आरोप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और वो जो भी बोलेंगे, जाहिर सी बात है कि उनको भी चुनाव में जाना है और वो काउंटर तो करेंगे ना किसी न किसी चीज से। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में मौजूद होने के लिए बहुत शुक्रिया। भाई, सियासी संग्राम मच गया है उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं सियासी शंखनाद भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, कल्चर की बात की गई है बीजेपी में कि किस तरीके से न सिर्फ प्रणब मुखर्जी को सम्मान दिया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक वक्त पर मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन यही शाही परिवार यानी कि कांग्रेस और यही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो साम्राज्य है, इन्होंने उन तमाम जो महापुरुषों ने आजादी दिलाई थी उनकी विरासत को खत्म करने का काम किया है। हालांकि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आज लोकार्पण हो गया है, कल से जनता के लिए खुलेगा और 65 एकड़ में जब 230 करोड़ रुपए का ये पूरा राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए भी यहां पर मौजूद है। देखते रहिए आज की खबर, राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जरूर जाइएगा। परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।